बिल्कुल देरी ना करते हुए आप सबको मैं बता दूं कि आज एक ऐसी शख्सियत का आज कार्यक्रम है जिनका नाम है सुनील पांडे जी, जो दिलदार नगर गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। आपके बारे में बहुत कुछ बताना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जब आज सर का जो है टाइम मिला है तो सर अपनी जुबानी अपनी कहानी बताएं, अपने जीवन की तमाम रोचक चीजें आज आपको बताएंगे। आरसीएम में कैसे आना हुआ, आरसीएम में करने का उनका उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चीजें आपसे हमसे शेयर करेंगे। और इन सभी चीजों को हम लोग उनकी जुबानी सुनने के लिए आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। आप सब थोड़ा सा अपना माइक को जो है अनम्यूट करें और एक जोरदार क्लैपिंग यहां से गाजीपुर तक पहुंचाएं और सर हमारे आपके बीच में आए। सुनील पांडे जी, आपका मोस्ट वेलकम, मोस्ट स्वागत और स्वागत है सुनील पांडे जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरा जो स्वागत किया इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप सभी लोग जो इस मीटिंग में उपस्थित हैं अभी तक और जो उपस्थित नहीं है, मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग आज के इस दौर में जो गूगल मीट पे मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और जानकारियां ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे सर ने जो शुरू किया आप सभी लोगों को ये जानकारी देने की सिस्टम का, बहुत अच्छा लगा और मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आर के सर, नीरज सर, अमित आनंद सर, मैं सभी लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें और हमारे लोगों को जानकारियां देकर आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं सुनील पांडे, भगनौलिया दिलदार नगर गाजीपुर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूं। मैं दांतों की डॉक्टरी करता था दिलदार नगर में और इस कार्य को करते हुए मैं डॉक्टरी कर रहा था। डॉक्टरी करते हुए मैं अब से पहले बहुत सारी कंपनियों को कर चुका हूं। आप सभी मेरे हमसफर साथी हैं आज के डेट में, लेकिन ये जो सफर मेरी शुरू हुई इससे पहले मेरे साथ बहुत सारी कंपनियां आई। मैं बहुत सारी कंपनियों को किया। मैं थोड़ी सी ये परिवर्तन जो मतलब कि आज के दौर में जहां पे हम खड़े हैं, इससे पहले हमने जिस दौर को देखा है, जिस परिवर्तन को देखा है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और आज मैं जो यहां हूं तो क्यों? मैं अपने जीवन में जब से होश संभाला, होश संभालने के बाद मैंने बैलगाड़ी सबसे पहले देखी थी। बैलगाड़ी से उस समय सफर हुआ करता था। बैलगाड़ी से परिवर्तित हुई, बैलगाड़ी से जीप की आई, जीप ट्रेकर आया, ट्रेकर के बाद मारुति आई और आज BMW कार तक चल रही है। ये परिवर्तन हम चाहे अनचाहे स्वीकार करते चले गए। हम दूर का सफर करते थे तो ट्रेन से सफर करते थे, तो उस समय शुरुआती दौर में हमने कोयले इंजन को देखा था। कोयला इंजन से डीजल इंजन आया, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन आया और इलेक्ट्रिक इंजन के बाद आज बुलेट ट्रेन। यानी जो सफर हम 10-12 घंटे में करते थे, आज 4 घंटे में करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी अपना चुके हैं और हम इसे कर रहे हैं। इसके बाद हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा। कंपनियों में शुरुआती दौर में सबसे पहले 1990 में जब पेयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी हुआ करती थी, मैं उसके साथ जुड़ा। क्योंकि मैं जब एजुकेशन ले रहा था तो एजुकेशन के बाद हमारा जॉब ध्येय नहीं रहा था। मैं शुरू से ही एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। और पेयरलेस में जो सीनियर थे, मैं जब उन्हें देखा कि वो हमारे पिताजी जहां पे कार्य करते थे वहां पे वो एक टीम थे, लेकिन पेयरलेस में कार्य करने के बाद वो वहां के जीएम के पैरेलल का जो है सो अपना सुविधा इकट्ठा कर चुके थे। जीएम जिस सफेद एम्बेसडर कार से ऑफिस जाया करते थे,
वो भी एक सफेद एम्बेसडर कार से ड्राइवर रख करके और ऑफिस जाया करते थे। उनकी इस हाव भाव को देखने के बाद मुझे भी लगा कि मैं उनकी तरह बनूं, मुझे भी एक बड़ा आदमी बनना है, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे। मेरी एक ख्वाहिश मुझे पेयरलेस में लेकर के गई। मैं पेयरलेस की मीटिंग अटेंड किया। पेयरलेस की जब मैं मीटिंग अटेंड किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ना कुछ लेके जाएंगे ना कुछ दे के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हकीकत है इस जगत में जो भी आता है वो कुछ लेकर नहीं जाता, कुछ देकर नहीं जाता, अपना जीवन जीता है और चला जाता है। लेकिन जीवन जीने में कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसे हम करते हैं, उस कार्य का गणना लंबे समय तक किया जाता है। तो उनकी ये बातें मुझे अट्रैक्ट की और मैं पेरिस में काम किया 1990 से लेकर के 1994 तक। 94 के बाद पेरिस में हड़ताल हुआ। हड़ताल होने के बाद लोगों ने कार्य करना बंद किया, मेरे भी कार्य बंद हो गए। फिर मैं बेरोजगार हो गया, एक तरह से कोई कार्य नहीं, बेरोजगार। फिर आगे चल करके मुझे सहारा इंडिया मिला, मैंने सहारा इंडिया में कार्य किया। ये मनी मार्केट के कार्य थे जहां पे मैं लोगों के पास जाता था, लोगों को समझाता था और उनके पैसे कंपनियों में जमा करवाता था। कुछ दिन मैंने सहारा इंडिया का भी कार्य किया। सहारा इंडिया के कार्य करने के बाद मुझे उनकी मीटिंग में बैठने के बाद ये पता चला कि लोगों को जोड़ना, लोगों से जुड़ना और लोगों के पैसे जमा करवाना, क्या बस इतने ही दूर तक के कार्य हो? तो वहां पे समझाया गया कि आप अपनी टीम बनाएं। अगर आप टीम बनाते हैं, अपने नीचे की टीम भी काम करती है, वो भी पैसे जमा करवाती है, तो उससे भी कुछ रेमिटेंस आपको मिलेगा। मैं इस कार्य को किया, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सका, क्योंकि भारत सरकार की फौजी स्कीम के तहत जब नियम और कानून बनने शुरू हुए तो ये देखा गया कि बहुत सारी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान से पलायन कर गई। प्लांटेशन की कंपनियां पलायन की, रियल एस्टेट की कंपनियां पलायन की, डिपॉजिट करवाने वाली कंपनियां पलायन की। इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो हम जमा करवाते हैं, कल के डेट में अगर वो कंपनी नहीं रही तो जिन लोगों का मैंने जमा करवाया है वो लोग हमारे पास ही चल करके आते हैं और ये कहते हैं कि सर आपने पैसा जमा करवाया, पांडे जी आपने पैसा जमा करवाया। आपके जमा करवाने के बाद मैं तो आपको जानता था, लेकिन एक सौभाग्य हमारे साथ रहा। पेयरलेस कंपनी पूरी ईमानदारी के साथ जिन लोगों का पैसा जमा की थी उन्हें रिटर्न की। सहारा इंडिया में भी जमा करवाया था, लेकिन मैं बहुत पहले ही इस कार्य को छोड़ चुका था, जिसके चलते मैं जिन लोगों का पैसा जमा करवाया था उन लोगों का लौट के आ गया। एक दो लोगों का आज भी वहां पे रुका हुआ है और आज इन सारी कंपनियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके बाद मेरे सहारा इंडिया के ही एक सीनियर मित्र हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे आके समझाया कि देखिए पांडे जी, आप ये जो मनी मार्केट का काम करते हैं इसमें एक रिस्क है और इस रिस्क में लोग आपको ही पकड़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड किसी कंपनी को करते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम जिनसे पैसे लेते हैं उन्हें कुछ प्रोडक्ट दे देते हैं। पैसे के वजह प्रोडक्ट मिला, कल के डेट में वो हमें ये कहने नहीं आएंगे कि आपने मेरे पैसे को जाया किया, डुबाया या कुछ भी उस तरह का। तो उस दरमियान जो है उन्होंने मुझे वेस्टीज कंपनी के बारे में समझाया कि देखिए पांडे जी, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बल्कि कहना है कि आने वाला जो समय है वो हेल्थ से रिलेटेड है और
आने वाले समय में 2020, 25, 30 तक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी चिंतित होंगे, और जब स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होंगे तो स्वास्थ्य संबंधित जो प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे बहुत काफी डिमांड में आएंगे मार्केट में। तो आप जो है वेस्टीज ज्वाइन कर लीजिए और वेस्टीज को कीजिए। यहाँ पे आपको वैसी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है जो आपसे पहले आपको आई है। मैं वेस्टीज को ज्वाइन किया। वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी की नोनी, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, फ्लेक्स ऑयल, स्प्रुलिना, इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग मार्केट में निकलते थे, लोगों को बताते थे, समझाते थे और इसे सेल करते थे, फिर लोगों को जोड़ते भी थे। वहां पे हम पेशेंट तलाश करते थे, आर्थराइटिस के पेशेंट कौन है, इनको जो है सोनोनी, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन वगैरह दिया जाए ताकि ये ठीक हो। पेशेंट तलाश करने के बाद हम उन्हें देते थे, देने के बाद जो है हमें कुछ इनकम हुआ करती थी। इसके बाद उसकी जो मीटिंग होती थी उसमें हम लोग जाते थे, तो मीटिंग में समझाया जाता था कि देखिए सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से आपके इनकम नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे आप अपनी नेट को बढ़ाएं। तो नेट के बारे में ये बताया गया कि यहाँ पे आपको 6 लेग बनाने हैं। 6 लेग बना करके उन 6 लेगों को जब आप डायरेक्टर बनाते हैं तो आपकी एक अच्छी इनकम आती है, आप क्राउन डायरेक्टर होते हैं। मैंने भी वहां पे लेग बनाना शुरू किया। 1 लेग बनाया, 2 लेग बनाया, 3 लेग बनाया, 4 लेग बनाया। अपने डाउनलाइन के साथ मैं कार्य करना शुरू किया, फील्ड में निकलना शुरू किया। पहले मैं खुद बिजनेस करके डायरेक्टर बना। डायरेक्टर बनने के बाद अपने डाउनलाइन के पहले लेग को डायरेक्टर बनाया, फिर दूसरे लेग को डायरेक्टर बनाया। मैं डायरेक्टर बना, पहले लेग को बनाया, दूसरे लेग को बनाया, तीसरे लेग पे मैं जब कार्य करना शुरू किया तो पता चला पहले वाला लेग का जो है डायरेक्टरशिप मेंटेन नहीं हो रहा। इस तरह से मैं डायरेक्टर बना, सिल्वर डायरेक्टर बना, गोल्ड डायरेक्टर बना, लेकिन फिर गोल्ड डायरेक्टर से पता चला कि मैं सिल्वर डायरेक्टर पे आ गया। तो इनकम ले दे करके वहीं का वहीं बल्कि माइनस हो जाया कर रहा था। उस स्थिति में फिर मैं परेशान हुआ और उस परेशानी में मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं वो खिलाड़ी नहीं था जो सर्कस में 3 गेंदों को लेकर के और तीनों को हवा में उछालता है और वो तीनों में से एक भी गेंद नीचे नहीं जाता। कोई खिलाड़ी 4-4 गेंद उछालते हैं, 5-5 गेंद उछालते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कला नहीं थी कि हम जो है सो एक साथ इतने गेंदों को उछाल करके और नीचे न गिरने दे और हवा में ही उन्हें घुमाते रहे। इनकम बाधित होने लगती थी। मीटिंग सेमिनार में मैं जाया करता था। मीटिंग सेमिनार में मुझे बताया जाता था कि आप अपने लेग के साथ काम करें, डायरेक्टरशिप मेंटेन करवाएं, लेकिन इन फूड सप्लीमेंट्स का कितने लोगों के अंदर डिमांड होगा ये आप सोचें। हर कोई नोनी, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, नोनी, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, एस्प्रुलिना कितने दूर तक लेगा। इसी दरमियान मैं वेस्टेज कर रहा था और वेस्टेज करने के दरमियान ही एक बार हम 3 मित्र वेस्टेज के जो थे वो बैठे हुए थे और हमारे यहाँ, हमारे इस दिलदार नगर क्षेत्र के सीनियर रॉयल्टी अचीवर हीरालाल सर, वो इलाहाबाद से चल करके आए, नीरज सर को लेकर के हम लोगों के पास आए और नीरज सर आकर के हम लोगों को एक कैलेंडर पे आरसीएम के प्लान को समझाया। वहां पे उन्होंने बताया कि हम सारे लोग ग्राहक हैं, सारे लोग उपभोक्ता हैं, हम सारे लोग रिटेलर के यहाँ से जाकर के नून, तेल, धनिया, सर्फ, साबुन, सोडा इन सारे चीजों का उपयोग करते हैं, लेकर के आते हैं, घर में उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को कभी वहां से कोई इनकम मिला है? मैं सारे प्लान को सुना। सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा
नीरज सर ने मुझे नहीं, मेरे मित्रों को भी, कि मैं एक लंबे समय से आरसीएम को कर रहा हूं और आज तक मैंने किसी दूसरी कंपनी की तरफ नहीं देखा, नहीं झांका, और आज मैं आरसीएम में एक सफल व्यक्ति हूं। वहां पे चूंकि मेरे ऊपर तो वेस्टीज का भूत सवार था, मैं वेस्टीज में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था, काफी हार्ड वर्क कर रहा था, फील्ड में रनिंग कर रहा था, बाइक लेकर के लंबी लंबी दूरियां तय कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ वेस्टीज में सफल हो जाऊंगा, तो फिर जो है सो मुझे क्या जरूरत है आरसीएम करने की। मैंने नीरज सर से कहा कि सर, अगर आपने आज तक आरसीएम छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में कार्य नहीं किया है, आपने नहीं देखा है, बहुत सारे लोग आपके पास आए लेकिन आपने किसी को स्वीकार नहीं किया है, तो फिर मैं भी तो कहीं कार्य कर रहा हूं। अगर मैं कहीं कार्य कर रहा हूं तो फिर मुझे आप खिड़की झांकने की बात करने क्यों आए। वहां पे नीरज सर ने कुछ भी नहीं कहा, हीरा सर ने भी कुछ नहीं कहा, और वो वहां से चले गए। हम फिर आरसीएम में लग गए, ये वेस्टीज में लग गए और वेस्टीज को करते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे जो सीनियर थे, उन सीनियर के अंदर और ज्यादा इनकम को लेकर के नई कंपनी आई और ऑफर दी कि मैं आपको अपने यहाँ का डायरेक्टर बना दूंगा, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो वेलनेस इंडस्ट्रीज को। और हमारे सीनियर उस वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए और यहाँ के टीम को तोड़ फोड़ कर दूसरी कंपनी में ऐड कर दी। उनकी ये चाहत शायद उनको ऊंचाई पे ले जाती, लेकिन वो ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों का अपना भी कुछ सोच है। वेस्टीज के प्रति उन्होंने जो सोच करके जोड़ा था, फिर उन्हें उठा करके आप दूसरी कंपनी में जोड़ रहे हैं। क्या दूसरी कंपनी भी जहां आप थे वहीं से शुरू होगी? जी नहीं। वेस्टीज में अगर आप डायरेक्टर बन गए हैं और दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो वहां से आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद फिर आप जाकर के उस ऊंचाई को छूएंगे। बहुत सारे लोगों ने वहां छोड़ दिया। मेरी डायरेक्टरशिप तक मेंटेन होनी वहां पे मुश्किल हो गई, क्योंकि सारी कंपनी टूट चुकी थी। और जब सारे लोग टूट चुके थे, कंपनी के लोग यहाँ वहां इधर उधर सारे जगह जाने लगे, तो फिर बचा ही क्या, सारी टीम ही ध्वस्त हो गई। मैं उस वक्त भोपाल में था, टीम के कार्य को लेकर के मैं भोपाल गया था। रात में मुझे फोन आई हमारे सीनियर की कि सर, हम लोग एक नई कंपनी में जा रहे हैं और आपको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि आप जैसा सोचे, लेकिन मैं जो भी डिसीजन होगा आने के बाद लूंगा। मैं भोपाल से चल करके जब अपने होम ग्राउंड दिलदार नगर आया, यहां आने के बाद मैंने देखा कि स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लोग इधर से उधर अपने भविष्य को तलाशने इस कंपनी और उस कंपनी में जा रहा है। उस वक्त एक छोटी सी घटना और घटी। हमारे दिलदार नगर में जहां पे आरसीएम पीयूसी हुआ करता था, वहां पे नीरज सर की मीटिंग लगी हुई थी। मैं जब वहां गया तो देखा क्या कि 7 से 10 लोग बैठे हुए हैं, नीरज सर प्लान कर रहे हैं। मैं बाहर खड़ा होकर के पूरे प्लान को सुना। सुनने के बाद मैं वहां सामने नहीं गया और वहां से बैक हो गया। बैक होने के बाद मैं आया और कहा अपने दिल में कि आरसीएम में हमारी आईडी लगी है, तो जिसने लगाया है उसे एक बार धन्यवाद दूं, उसे मैं एक बार मिलूं। हमारी आरसीएम में आईडी लगाने वाले डॉक्टर राकेश सर थे। डॉक्टर राकेश सर ने हमसे हमारी आईडी मांगी थी, हमारा डॉक्यूमेंट्स मांगा था और हमारी आईडी लगा दी थी। मैं उन्हें याद किया
उनके पास गया, उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप एक बार इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो करें, इस्तेमाल करने के बाद आपको जो अच्छा लगे तो आप करें, ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। इसके बाद मैंने इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, यहाँ से जाकर के कुछ सामान जो FMCG का था मैं खरीद के अपने घर ले आया। घर ले आने के बाद वो चीज मुझे अच्छे लगे। जब अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी प्लान क्या है, प्लान को मैं गहराई से देखूं। फिर मैं इसके प्लान को गहराई से देखा। देखने के बाद 5 का स्लैब, 10 का स्लैब, तो मैंने अपने आप में ठाना कि मैं जब 5 के स्लैब को अचीव करूंगा तब मैं नीरज सर के सामने जाकर के बैठूंगा, उससे पहले मैं नहीं बैठूंगा। और हमारे नीचे डॉक्टर राकेश, हीरा सर, ये सारे लोग एक श्रृंखला बनाते जा रहे थे, कड़ी बाई कड़ी एक दूसरे को जोड़ते चले जा रहे थे और मेरे 5 के स्लैब लग गए। मैंने बहुत ज्यादा कार्य नहीं किया लेकिन मेरे 5 के स्लैब लगे। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आसिम में मेरा 5 का स्लैब लगा। और फिर नीरज सर की मीटिंग लगी, मैं उस मीटिंग में जाके बैठा। बैठने के बाद मैंने नीरज सर को बताया, सर मेरे 5 के स्लैब लगे हैं और मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने कोई कार्य नहीं किया, मेरे 5 के स्लैब लगे, मुझे कुछ पैसे भी आए। नीरज सर ने कहा कि सर यही खूबसूरती है इस सिस्टम की। तो मैं यहां पे एक आकलन किया, वेस्टेज में 6 लेग चलाने हैं और यहाँ पे 2 लेगों की बात होती है और इसमें भी 1 लेग स्वतः आपके सीनियर जब जोड़ते चलते हैं तो वो चलता रहता है। यानी मैंने ये देखा कि आपके दोनों हाथ में 2 गेंद हैं और दोनों को जब आप उछालना चाहते हैं तो वो उछलता है, फिर एक हाथ में आ जाता है, यानी कि दोनों गेंद नीचे नहीं गिरते, आप इसे संभाल सकते हैं। मैं लग गया और मैं RCM करने लगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो दिमाग आपका काम करता है और जब आप करते हैं तो वहां पे आपको करना पड़ता है और जिस चीज को करना पड़ता है आप उससे उब सकते हैं, क्योंकि करने में आप मेहनत करते हैं, आपको श्रम करना होता है, वर्क करना होता है, उबल हो सकती है। लेकिन वो दिमाग से किया हुआ कार्य आपको थकाता है, लेकिन वही जब उतर के आपके दिल में आ जाए तो कार्य होने लगता है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है कि जब आप कार्य करोगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप उसमें तल्लीन हो जाओगे, दिल से करने लगोगे, उस कार्य में डूब जाओगे, रम जाओगे और वो कार्य आपका स्वयं ही होने लगेगा। तो जिस दिन मैं वेस्टेज करता था, मैं वेस्टेज में रमा था, उस दिन वेस्टेज ऑटो हो रहा था। लेकिन वेस्टेज छोड़ने के बाद जब मैं RCM में आया और RCM की खूबसूरती जब मुझे पसंद आई और मैं RCM को करने लगा, दिल से करने लगा, तो RCM होने लगा। फिर मुझे करना नहीं पड़ता है, होने लगता है, ऐसा महसूस हुआ और आज मैं दिल से RCM करता हूं। आप सबको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप दिमाग से RCM ना करें। दिमाग से करेंगे तो परेशानियां होंगी, क्योंकि दिमाग आपका जोड़ तोड़ बुरा गणित सिखाएगा। यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां घाटा है, यहां नफा है, यहां नुकसान है, यहां लाभ है, यहां हानि है, ये सारी चीजें बताएगा। और जब ये सारी चीजें बताएगा तो फिर आपको डिप्रेशन भी होगा, परेशानियां भी होंगी। लेकिन जिस दिन आप दिल से करेंगे ना सर, उस दिन
ये होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा और आपको वो ऊंचाइयां मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी और सारी चीज आपको मिलेगी, सारा चीज हासिल होगा। आज दिल से इस चीज को मैं करता चला जा रहा हूं। इसमें हमारे हीरा सर का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, मेरे सर का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। ये सारे लोग हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। अमित आनंद सर भी प्रोत्साहित करते रहते हैं कि सुनील सर आप लगे रहो। और इस परिवर्तन की दौर में हमने देखा, शुरुआती दौर में हम लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड, और उससे कोई चिट्ठी लिख करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज करके लोगों का हाल लेते थे। परिवर्तन हुआ, टेलीफोन आई, टेलीफोन पीसीओ में बदला, हम पीसीओ इस्तेमाल किए, पीसीओ कीपैड मोबाइल में परिवर्तित हुआ और कीपैड मोबाइल हर लोगों के हाथ में आना जब शुरू हुआ तो पता चला क्या कि पोस्ट ऑफिस के बजाय अब तो किसी की भी हालचाल को जानने के लिए मात्र 1 मिनट की देर है, आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने लोगों का हालचाल ले सकते हैं। कीपैड से एंड्रॉयड सेट में आया। शुरू में बहुत सारे लोग एंड्रॉयड सेट चलाना नहीं जानते थे, डरते थे कि पता नहीं क्या छू जाए और क्या हो जाए। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन धीरे धीरे सीखा और सीखने के बाद आज एंड्रॉयड सेट चलाया जा रहा है। अभी से कुछ पहले जो पिछला साल बीता है, इस पेंडेमिक का दौर जो लॉकडाउन लगा, उस समय हम लोगों को ये पता नहीं था कि हम लोग मीटिंग पे एक साथ सैकड़ों लोग एक साथ एकत्रित होकर के मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। उस वक्त हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया करते थे और कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 8 से 10 लोग जाते जाते काम खत्म हो जाता था। इससे ज्यादा लोगों से हम नहीं बात कर पाते थे। लेकिन इसी एंड्रॉयड सेट में, इसी बदलते सिस्टम में हम लोगों को आज गूगल मीट पे ले आकर के खड़ा कर दिया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों को इस बदलते सिस्टम में ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आकर खड़ा किया कि हम सारे लोग एक साथ, सैकड़ों लोग एक साथ मीटिंग में इकट्ठे होकर के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मीटिंग सुन सकते हैं। कभी नीरज सर का या शशिधर सर का मीटिंग या उर्मिला मैम का मीटिंग जब हम लोगों को दिलदार नगर में लेना होता था तो हम लोग फोन कॉल करके उनसे टाइम दिया करते थे। मैडम कल आप मीटिंग, अगले महीने आपकी मीटिंग सर हमारे यहाँ हो जाती तो बहुत अच्छा होता, नीरज सर आपकी मीटिंग होती तो बहुत अच्छा होता, हमारी टीम में विकास होता, हमारे टीम के लोगों को समझ में आता। उस समय ये पता चलता था सर इस महीना में तो नहीं, काफी व्यस्त शेड्यूल है, लेकिन अगले महीना में मैं आऊंगा और अगले महीना में आपके यहाँ मैं मीटिंग करूंगा। तो पता चलता था 30-30, 60-60 यानी 2-2, 3-3 महीने इंतजार करने के बाद एक मीटिंग हमें नीरज सर की मिलती थी, एक मीटिंग उर्मिला मैम की मिलती थी, एक मीटिंग शशिधर सर की मिलती थी, कभी अमित सर की भी मिल जाती थी। लेकिन आज के दौर में मैं अपने गांव, अपने घर में बैठ करके हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों के साथ जुड़ा हुआ। आज मैं नीरज सर से कहूं तो नीरज सर सुबह और शाम 2-3 टाइम हम लोगों को मीटिंग देने के लिए तैयार है और हम सारे लोग इस सिस्टम के द्वारा उनके साथ बैठ करके सारी नॉलेज को ले सकते हैं। अगर सफलता हम लोगों को चाहिए तो हम लोग नॉलेज जरूर गेन करें, क्योंकि आप जिस चीज को करना चाहते हैं अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी, उसकी जानकारी नहीं होगी, तो आप बहुत ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकते। और ये जो नॉलेज है हम लोगों को मीटिंग में ही मिल सकती है। मीटिंग के लिए पहले हम लोग भागम भाग करते थे, 100-200 रुपए की टिकट लेकर के, और उसके बाद केसी सर की, बीसी सर की मीटिंग में बैठ करके उन लोगों को सुना करते थे। आज हमें भागना भी नहीं है,
हम घर बैठे केसी सर को, बीसी सर को, जिन्हें चाहे उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सोमवार को 8 बजे जेके जैन सर के द्वारा जो जूम मीटिंग चलाई जा रही है उसे यूट्यूब पे भी देखा जा सकता है। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम करके उनकी। हम केसी सर को वहां सुन सकते हैं, जेके जैन सर को सुन सकते हैं, और नीरज सर के माध्यम से आज सुबह और शाम दोनों टाइम, सुबह 8 बजे से और शाम में 5 बजे से मीटिंग चल रही है। हम इस मीटिंग में जुड़ करके अपनी नॉलेज को बहुत काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और ऊंचाई तक ले जाने के बाद हम अपने आप को इस मार्केट में स्थापित कर सकते हैं, लोगों के साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। एक चीज और है सर, आप किसी के पास जब जाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो समझाने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा। कुछ दिनों के बाद वो आपसे जुड़ता है, जुड़ने के बाद वो व्यक्ति खरीदता है, सामान को ले जाता है। लेकिन अगर सफल होना है तो उस व्यक्ति के ऊपर आप दबाव न बनाए, प्रेशर न बनाए, बल्कि उसके दिल में उतर जाए, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लें, और जिस दिन उसके दिल में उतर जाएंगे आपसे उसको लगाव हो जाएगा, आपसे प्यार हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ कहें या ना कहें, वो व्यक्ति स्वयं से आप करना शुरू करते हैं। इन सारी चीजों को हमने अनुभव किया कि अगर आप अपने टीम में उनके दिल में उतर जाते हैं, लोग दिल से आपको चाहने लगते हैं, तो फिर आपके सारे कार्य आसान हो जाते हैं और आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। इस आरसीएम की खूबसूरती भी यही है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने टीम के हर व्यक्ति का सहयोग करें, उनकी जरूरत को समझें, उनकी समस्या को समझें, और आपसे जितना हो सकता है उनकी समस्याओं को सॉल्व करें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आप उनके दिलों पे राज करेंगे, और जब उनके दिलों पे आप राज करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। आज मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिस व्यक्ति से जुड़ूं उनसे हमारा एक रिलेशन बन जाए, और जब रिलेशन बन जाता है तो उनकी समस्याओं को सुन करके मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं जहां तक हो सके मैं दूर करूं। बातें तो बहुत लंबी है सर, अगर मैं कहता चला गया तो शायद घंटों बीत जाएंगे, लेकिन हम लोग की जो मीटिंग रखी गई है वो आधे घंटे की, 30 मिनट की रखी गई है, ताकि सभी लोगों के जो समय है वो काफी कीमती है, बहुमूल्य है। तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन जानकारी के मामलात में हमारे पास भी जानकारी है, कुछ है जो मैंने लोगों से इकट्ठी किया है, लोगों से सुना है। एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि इस पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में हम लोग तुलसी काढ़ा, न्यूट्रिजा जेस 5 इसका अगर इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होगी, और जब इम्यून मजबूत होगी तो बाहरी परेशानियां, बीमारियां हमारे साथ नहीं आ पाएंगी। न्यूट्रिजा जेस 5 में जितने तत्व, जितने हर्ब्स डले हुए हैं, उसमें से एक हर्ब्स का नाम है नीम। नीम की 100 पत्ती हमें फ्री में भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जब फ्री में नीम की पत्ती मिल जा रही है तो फिर क्या जरूरत है मुझे नीम इस S5 को पैसे लगा के लेने की। बात सही है सर, आप 100 नीम की पत्ती खा सकते हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग कह के गए हैं कि नीम की पत्ती को अगर आप खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, इसलिए दूध के साथ लिया करो। सही बात है। जिस तरह से हम सभी लोगों को प्राकृतिक में ऊपर वाले ने सुरक्षा के लिए नाखून दिया है, आंखों को बचाने के लिए पलक दिया है, सर को बचाने के लिए बाल दिया है, उसी तरह से प्राकृतिक में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन लोगों को भी उनके अंदर के तत्व को छुपाने के लिए, बचाए रखने के लिए कुछ चीज एक्स्ट्रा डाला हुआ है जो नुकसानदेह होता है। नीम की पत्ती में निमोनिक एसिड पाया जाता है जो उसके गुणों को
बचाने के लिए दिया हुआ है। और वो लिनोरिक एसिड अगर हम लेते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाता है। हमारी कंपनी उस लिनोरिक एसिड को निकाल करके और उसके जो तत्व हैं उसे इस टैबलेट में डाली है, जिसे हम लेते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता। ये छोटी सी जानकारी बहुत काम की है सर। इसे आप अपने पास सजोले और लोगों को बताएं कि डायरेक्ट नीम की पत्ती न खाकर हम इस टैबलेट को लेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगली बार फिर अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ फिर अपनी कहानी शेयर करूंगा, अपनी सफर को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आज के समय को देखते हुए मैं अपने आप को यहीं पे रोकता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आरके सर को इस मीटिंग का संचालन आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूं। आप सभी को हमारा नमस्कार। जय आसमान।